हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने HPSSV हमीरपुर बोर्ड की जो हमने ऑल एग्ज़ाम की सीरीज़ शुरू की है। तो इसमें अब जनरल साइंस का जो हमने सेक्शन शुरू किया है उसमें पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये स्टेनोटाइपिस्ट का पोस्ट कोड है इसका 693, जो लास्ट ईयर ही हुआ है 10 फरवरी 2019 को। तो इसमें हम साइंस का जो सेक्शन है उसे डिस्कस करेंगे। इसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे वो टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। तो ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है, काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं काफ़ी एग्ज़ाम में। तो जो क्वेश्चन 136 है, तो वो क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, जो इसका जो होता है वो होता है इन्फिनिट रेंज। इसका ऑप्शन बी सही है, अनिश्चित पारस। ठीक है। क्वेश्चन 137, तो क्वेश्चन जो 137 है कि शक्ति की इकाई क्या है। तो ये तो हम सिक्स क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो इसकी इकाई है वो है वाट। ठीक है, शक्ति की इकाई वाट है। तो जो चालन संभव होता है, क्वेश्चन 138, तो जो चालन संभव होता है वो होता है ठोसों में। चालन होता है कि जो मतलब पदार्थ होता है उसमें जो अणु परमाणु होते हैं, तो जब वो आपस में टकरा के जो ऊष्मा का जो अंतरण करते हैं उसे कोई चालन बोलते हैं। बाकी होते हैं, तो बाकी इसमें रेडिएशन और कंडक्शन, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, इन पे अलग से मैं डिस्कशन कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो चालन संभव होता है वो ठोसों में होता है। ठीक है। और शेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो जो ये क्वेश्चन 139 है, तो इसमें जो है कि आपको पता ही है कि जो दर्पण से क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से क्वेश्चन किसी ना किसी तरह पूछा ही जाता है। तो और मैक्सिमम में ये पूछा जाता है कि किस में कौन सा दर्पण यूज़ होता है। तो जो इसमें जो शेविंग दर्पण के रूप में जो कौन सा दर्पण हम यूज़ करते हैं वो हम अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। तो इसके लिए वैसे ट्रिक भी है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप ऐसे याद रखना कि अवतल, अ से मतलब अवतल और अ से ही अंदर की जो मिरर हम मतलब जो दर्पण हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, मतलब अंदर यूज़ करते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे। तो उसके लिए हमने अवतल दर्पण का ही वो मान के चलना है। और इससे मतलब 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। और जो उत्तल दर्पण है तो वो फिर मतलब बाहर यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे, कि जैसे शेविंग के लिए कोई बार्बर वाला है तो वो शेविंग जो जो मिरर है वो अंदर ही यूज़ करता है। ठीक है, वो बाहर तो यूज़ नहीं करता है। और जो दूसरा है वो है कि जैसे डॉक्टर वगैरह इसी मतलब आँख कान मुंह इसकी जांच के लिए यही दर्पण यूज़ करते हैं अबतल। तो डॉक्टर भी उसे अंदर यूज़ करते हैं, तो यानी कि डॉक्टर सड़क पे बैठा है। तो इस तरह काफ़ी चीज़ों में, कि जैसे टॉर्च है, टॉर्च में भी अवतल दर्पण यूज़ होता है। तो इसमें ये तो है मतलब दर्पण में लेंस दोनों की मतलब अलग अलग चीज़ है, लेकिन जो अंदर के लिए उसे अवतल के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो जो अवतल है वो मतलब अंदर यूज़ होता है। अब देख लो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो यूज़ होता है वो उत्तल दर्पण होता है, तो वो गाड़ी में बाहर यूज़ हो रहा है, वो अंदर नहीं यूज़ हो रहा है। तो इस तरह आप देख लेना, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा कि रिलेट कर लेना, उसे कोरिलेट कर लेना कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो क्वेश्चन 140 है कि जब कोई चुंबक दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो वो मतलब क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है, दक्षिणी ध्रुव की कार्य करता है। नहीं, जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, वो चुंबक की तरह ही कार्य करता है। क्योंकि आप चुंबक को चाहे दो टुकड़ों में तोड़ दो, चाहे चार टुकड़ों में तोड़ दो, तो हर टुकड़े का जो दो पोल बने रहते हैं, नॉर्थ और साउथ। और आप देखोगे कि अगर आप कितने मर्जी टुकड़े तोड़ के देख लो, वो आपस में रिपल्शन भी करेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है। तो वो एक चुंबक की तरह ही कार्य करता है, उसे जितना मर्जी तोड़ दो। और आयनीकरण की शक्ति अधिकतम होती है। तो जो इसमें जो आयनीकरण की शक्ति अधिकतम होती है वो होती है अल्फ़ा किरणों की। ठीक है। और आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा गामा किरणों से इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये तो पता ही होगा सबको कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो है हमारा चंद्रमा। ठीक है। ध्यान रखें कि कृत्रिम उपग्रह की बात नहीं हो रही है, प्राकृतिक उपग्रह की बात हो रही है। क्वेश्चन 143, बेकिंग सोडा क्या है। तो जो बेकिंग सोडा है उसका राइट आंसर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि जो धोने वाला सोडा होता है और बेकिंग सोडा होता है, तो इसमें मतलब
किस तरह कई बार ऐसा हो जाता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, तो वो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं आपको बताता हूँ कि बेकिंग और बाई, तो आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि बेकिंग और बाई, तो मतलब बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट है और जो धोने वाला सोडा है तो वो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साधारण टेबल शर्करा शर्करा है एक प्रकार का, तो इसमें जो ये इसका जो राइट आंसर है वो आएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सुक्रोज। तो ये सुक्रोज है, आप इस तरह थोड़ा याद रख लें कि शर्करा सुक्रोज। ठीक है, और आपको पता है कि लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी की बात करी थी मैंने, लैक्टोज। बाकी क्वेश्चन 144 है, सॉरी 145। मार्स गैस में मुख्यता होती है, तो आपको पता है कि जो मीथेन गैस है उसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इसमें जो मुख्यता होती है वो होती है मार्स गैस में मीथेन गैस। तो इसका जो राइट आंसर है वो और भी होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मुख्य यही होती है मीथेन। क्वेश्चन 146, कौन सा प्रतिजैविक का एक सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये क्वेश्चन मैंने दो एग्जाम में और देखा था, जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी एक्टिनोमाइसिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ही है 146 का बी। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, तो याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 147, तो जो 147 है उसमें जो क्वेश्चन है इसका है, कौन सा एक पक्षी उड़ान विहीन पक्षी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईमू। और मैं आपको बता दूं कि जो ईमू है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग के बाद। बाकी और ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका करता है, तो जो मैं आपको बता दूं कि थक्के बनने से मतलब है कि जब हमारे चोट लगती है तो जैसे खून चल पड़ता है, तो जो वो रुक भी जाता है, मतलब जम जाता है वो रुक के, तो उसी को बोलते हैं कि थक्का बना। अगर वो रुकेगा नहीं तो फिर तो मतलब चलता ही रहेगा वो। तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है कैल्शियम। और अगर आपको इसके लिए एक विटामिन बी भूमिका निभाता है, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दे। तो और इसके बारे में मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं, ये भी पूछा जाता है कि अगर खून मतलब जम जाता है कि इसमें प्रकृति पाई जाती है मतलब थक्के बनने की, तो हमारे शरीर में क्यों नहीं बनता है, मतलब ये तो फिर हमारी नसों में मतलब सर्कुलेशन करते रहता है। तो इसका जो कारण है वो हिपेरिन। तो हिपेरिन जो है वो इसे हमारी मतलब शरीर में जमने नहीं देता है, जब मतलब ये अपना बहन कर रहा होता है, संचरण कर रहा होता है हमारी नसों में। ठीक है, हमारी मांसपेशियों में। क्वेश्चन 149 का, शरीर में वसा संग्रहित होती है, तो ये इनका जो है फेवरेट क्वेश्चन है, ये मैंने 5-6 एग्ज़ाम में देखा है, रिपीट हुआ है, पता नहीं क्यों। बाकी लेकिन ये है कि आपने याद रखना है कि एडिपोस उत्तक में, और काफ़ी एडिपोस उत्तक की जगह कई बार ऐसे आ जाता है वसा में उत्तक। तो ये जो एडिपोस उत्तक है, शरीर में जो वसा संग्रहित होती है, जो हमारे शरीर में जो चर्बी संग्रहित होती है वो एडिपोस उत्तक में होती है, तो इसका राइट आंसर है डी, इसे वसा में उत्तक भी, वसा में उत्तक। ठीक है, याद रखना है वसा में उत्तक। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, वसा में, अगर लिख हो गया वसा में। ठीक है, बाकी लिखता हूँ उत्तक, याद रखना है। ठीक है, वसा में उत्तक। अब क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये एडिपोस उत्तक है ये हमारी जो त्वचा होती है ना उसके नीचे पाया जाता है, और ख़ासकर मतलब इसकी जो ज़्यादा पाया जाता है हमारे मतलब पेट के पास, हमारे थोड़ा चर्बी ज़्यादा, मतलब वसा ज़्यादा संग्रहित होती है। तो मतलब शरीर में जहाँ भी त्वचा है मतलब उसी के नीचे पाया जाता है, कहीं ज़्यादा पाया जाता है कहीं कम पाया जाता है। तो याद रखना है कि जो जिस शरीर में जो में वसा संग्रहित होती है वो एडिपोस उत्तक में होती है। ठीक है, और 150 तो सूर्य की किरणों में होता है, तो जो मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य की किरणों में होता है वो होता है विटामिन डी। तो आपने इसे इस तरह भी याद रखना है कि धूप और विटामिन डी, डी से धूप और सूर्य की किरणों में होता है तो विटामिन डी। तो आपको मैं इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हम कोई पोषक आहार लेते हैं या कुछ भी ऐसी प्रोटीन वाली चीज़ें लेते हैं, तो जो हमें विटामिन है हमें धूप से नहीं मिलता है। अगर हम भूखे बैठ जाएंगे ना धूप में तो हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा, लेकिन जो हम चीज़ें खाते हैं ना तो उनमें जो विटामिन डी होता है वो हमारे शरीर में तभी एक्टिव होता है जब हम उसको मतलब धूप को मतलब जब हमारे शरीर में लगती है।
अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि अगर आप भूखे पेट धूप में बैठ गए तो आपको विटामिन डी मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये है कि वो हमारे शरीर में एक्टिव तब होता है जब हम कुछ खाते हैं और जो उसमें विटामिन डी होता है, लेकिन वो विटामिन डी तब एक्टिव होता है जब हमारे शरीर में मतलब धूप लगती है, तो सूर्य की किरणें लगती है। तो इसका राइट आंसर है डी। तो ये क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गए। बाकी आगे पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।